मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 4 है आपकी बुक का, अम्ल, क्षार और लवण। तो बेटा, अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के तत्व अलग अलग अनुपात में मिलकर यौगिकों की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। अब 30 लाख से अधिक यौगिक ज्ञात किए जा चुके हैं। इन सभी यौगिकों का अलग अलग अध्ययन करना संभव या व्यवहारिक नहीं है। इन यौगिकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसी तहत यौगिकों को अम्ल, क्षार और लवण में वर्गीकृत किया जा सकता है। अम्ल और क्षार के यौगिक लवण बनाते हैं। आगे देखते हैं। किसी पदार्थ के अम्ल तथा क्षार होने की पहचान लिटमस पेपर के रंग का अध्ययन करके की जा सकती है। जब अम्ल की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर गिराई जाती है तो पेपर का रंग लाल हो जाता है, तथा जब क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो नया पदार्थ लवण बनाते हैं। आगे देखते हैं अम्ल क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। हम जानते हैं कि तत्वों को धातुओं तथा अधातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, कॉपर, जिंक, पारा आदि कुछ धातुएं हैं। ये धातुओं के नाम दिए गए हैं, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि कुछ अधातुओं के उदाहरण हैं। लगभग सभी धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करने पर ऑक्साइड बनाती हैं। तो मोस्टली धातुएं, धातु तथा अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि आपकी मैग्नीशियम एक धातु है और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। आपका सोडियम है Na, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तथा कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आगे देखते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलने पर हाइड्रोनिक अम्ल बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर H2CO2 यानी कि कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। आगे चलते हैं। ये है आपका क्रियाकलाप 1। तो आइए देखते हैं। एक लंबे हत्थे की चम्मच में थोड़ा सा गंधक का चूर्ण लीजिए। गंधक जब जलने लगे तो चम्मच को गैस के जार में डाल दीजिए। कुछ टाइम बाद गंधक के जलते रहने पर गैस के जार के मुंह को आंशिक रूप से ढक्कन से बंद कर दीजिए। गैस जार सल्फर डाइऑक्साइड के धुएं के रूप में भर जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। फिर चम्मच को हटाइए एवं गैस जार के मुंह को ढक्कन से फिर बंद कीजिए। अब गैस जार में लगभग 25 मिली जल डालिए। गैस जल में घुल जाती है तथा प्राप्त विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। गैस जार में अम्ल विलयन बनाता है। इस क्रियाकलाप को गैस जार में कोयले के एक टुकड़े का दहन करके भी दोहराया जा सकता है। इस प्रयोग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो जल के साथ अम्ल विलयन भी बनाती है। यह विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। आगे चलते हैं। आपका है इन अभिक्रियाओं से बनने वाले अम्लों का परीक्षण इनमें लिटमस पेपर डुबोकर किया जा सकता है। यह लाल हो जाता है, जो अम्लों के परीक्षण को बताता है कि इसमें अम्ल पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अम्लों के उपयोग। तो अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अम्लों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में काफी अम्लों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रसोई के सिंक एवं सफाई संबंधी उपकरणों में, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर तथा इन्वर्टर आदि की बैटरियों में नाइट्रिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी अम्ल
जिनका ऊपर वर्णन किया गया है खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो इन अम्लों को हम खनिज लवण भी कहते हैं। हमें पहले ज्ञात है कि दूध, नींबू, हरे कच्चे आम तथा अंगूर आदि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध अम्ल होते हैं। ये सभी अम्ल जंतुओं एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो कि कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड तथा नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड तथा सिरके में एसिटिक एसिड और चींटियों तथा मक्खियों के शरीर में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। तो कुछ अम्लों के सूत्र आपको यहाँ पे दिए गए हैं और आप इनमें देख पा रहे हैं कि सभी के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे देखते हैं। सभी के अंदर हाइड्रोजन की उपस्थिति जरूरी है। अम्लों के कुछ गुण। सभी अम्लों अर्थात खनिज एवं कार्बनिक अम्लों को निम्नलिखित से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका प्रबल एवं दुर्बल अम्ल। अभी तक के जितने भी अम्ल हैं इसके अंतर्गत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक अम्ल हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड व कार्बनिक एसिड आदि दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। दुर्बल अम्लों का प्रयोग खाद्य सामग्री के निर्माण में भी किया जाता है। आगे देखते हैं। सांद्र एवं तनु अम्ल। तो बहुत अधिक शक्ति प्रदान करने वाले अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है तथा अगर हम इसमें धीरे धीरे जल मिलाते हैं तथा इसे हिलाते जाते हैं तो यह तनु अम्ल बन जाता है, जो कि थोड़ा कम प्रबल होता है। आगे चलते हैं। विद्युत के सुचारू चालक अम्ल विलयन। यह बहुत रोचक तथ्य है कि सभी अम्ल विलयन के चालक होते हैं, लेकिन जो जल है वह विद्युत का अचालक होता है। आगे देखते हैं। दिए गए चित्र अनुसार उपकरणों को व्यवस्थित कीजिए। अब सबसे पहले पात्र को नल के जल से भरिए तथा प्रयोग के समय एमीटर की गति को नोट कीजिए। इसके बाद इसमें अम्ल भरिए तथा अब एमीटर की गति मापिए। आप देखेंगे कि नल का जल विद्युत का एक दुर्बल चालक है तथा अम्ल विलयन विद्युत को सुचारू रूप से प्रवाहित होने देता है। इसलिए जो जल है उसको विद्युत का दुर्बल चालक माना गया है तथा अम्लों को अच्छा सुचारू चालक माना गया है। आगे चलते हैं। अम्लों की धातुओं से क्रिया। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण का अवलोकन कीजिए। जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराई जाती है तो यह जिंक सल्फेट में बदल जाता है तथा हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। उपयुक्त समीकरण से यह निश्चित है कि जब अम्लों की धातु से क्रिया कराई जाती है तो धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं तथा साथ में लवण बनाती हैं। आगे देखते हैं। ये भी इसी प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। आगे चलते हैं। अम्लों की संक्षारक प्रवृत्ति। हमें ज्ञात है कि सभी खनिज अम्ल कार्बोनिक अम्ल को छोड़कर धातुओं से क्रिया करते हैं। सभी धातुएं मिश्र धातु, पत्थरों की मूर्ति तथा लकड़ी आदि अम्लों की क्रिया से प्रभावित होती हैं। यह प्रक्रिया क्षय संसारण कहलाती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है। तो हमें पता है कि सभी खनिज अम्ल क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करते हैं और सभी धातुएं मिश्र धातु तथा पत्थर की मूर्ति, लकड़ी आदि अम्लों से प्रभावित होती हैं। इस क्रिया को सहसंचारक कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 2। इसमें क्या कहा गया है। एक परख नली में लगभग 10 मिली तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। इसमें जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा डालें और फिर देखें। तीव्र अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा गैस का निकलना दिखाई देने लगता है। अब जलती हुई एक तीली परख नली के मुंह पे आकर रखें तथा एक नीली लो आपको दिखाई देगी। पंप की एक ध्वनि भी सुनाई देगी। निकली हुई गैस ही हाइड्रोजन गैस है। तो देखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
तीव्रता से क्रिया करते हैं, किंतु कॉपर, सिल्वर और सोना जैसी धातुएं इस अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोडियम तथा कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया विस्फोटक होती है। यह अभिक्रिया असुरक्षित है। इस अभिक्रिया को प्रयोगशाला में बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, आपका है धातु कार्बोनेटों पर अम्लों की अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनिक अम्ल जो कि H2CO3 के लवण होते हैं, अनेक धातु कार्बोनेट जैसे चूना, पत्थर, चौक, संगमरमर आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यह भी कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण CO तथा जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। आगे चलते हैं, हमारा क्रियाकलाप 3, इसमें देखते हैं क्या है। इन्होंने बोला है एक परख नली लीजिए, एक रबड़ कॉर्क तथा एक निकास नली लीजिए। उपकरणों को दिखाए गए चित्र के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कीजिए जैसा कि इन दोनों को किया गया है। परख नली में कुछ चूना पत्थर के टुकड़े डालिए, इसमें हमने टुकड़े डाल दिए। इनमें 10 मिली तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। टुकड़ा डालने के बाद इसमें हमने अम्ल मिलाया। चूने के पानी में निकास नली का दूसरा सिरा डुबोइए जैसा कि डुबोया गया है दूसरी नली में। गैस के बुलबुलों के कारण उत्पन्न गैस दूसरी नली में प्रवाहित होने पर चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या हो जाता है, जो पानी का रंग है वह दूधिया हो जाता है, जिसके कारण हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का पता चलता है। आगे देखते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है तथा जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आगे देखते हैं, उपयुक्त अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र बनाने में भी अति उपयोगी होती है। उपयुक्त अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में CO2 गैस उपस्थिति सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप का अनुसरण करें। मतलब कि CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें होती है, इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है जो कि अभी हमने देखा। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम के एक तार को चिमटे की सहायता से पकड़कर आग की लपटों पे रखें तथा यह धातु तेजों से लपटों के साथ जलने लगती है। इस लपट को देर तक नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आगे देखते हैं, धातु से जलने के बाद जो सफ़ेद राख पैदा होती है इसे एक आप पेपर पे इकट्ठा करिए। यह राख आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। आप देख पा रहे हैं, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। इस ऑक्साइड को जल के साथ मिलाइए, फिर विलयन की कुछ बूंदें अलग अलग लाल और नीले लिटमस पेपर पे डालें। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है जबकि नीले लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह दर्शाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है क्योंकि यह लाल और नीले लिटमस पेपर पर डालने के बाद लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आगे चलिए, सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? हम किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को बताने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। कुछ निश्चित सूचक कहलाते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके विलयन के अम्लीय और क्षारीय होने की सूचना हमें देते हैं। सामान्य तौर पर ये सूचक हैं लाल लिटमस पेपर, मैथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थालीन आदि है। इसमें लाल और नीला लिटमस पेपर प्रमुख रूप से हम यूज करते हैं। आगे देखते हैं, खनिज अम्लों का उद्योगों में उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण खनिज अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग धातु क्रमीय प्रक्रियाओं, उर्वरकों के निर्माण तथा औद्योगिक रसायनों में भी किया जाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग बॉयलरों के भीतर भाग पर चढ़ी रासायनिक तय को हटाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के समय
क्षय संक्षारण से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानियां उपयोग में लाई जाती हैं, जिसे डी स्केलिंग भी कहा जाता है। इन बड़े अम्लों के प्रयोग की अधिकता के मद्देनजर इनका उत्पादन अधिक मात्रा में बड़े बड़े संयंत्रों में किया जाता है। आगे चलते हैं। क्षार एवं क्षारक। हमें पहले ही ज्ञात है कि अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बनाती है। यह प्रक्रिया सामान्य अथवा धीमे धीमे गर्म करने पर होती है, जैसे कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यदि हम इस ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के विलयन में लाल लिटमस का टुकड़ा डालते हैं तो यह नीला हो जाता है, तो यह क्षार अथवा क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। धातुओं के वे ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा कि धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड है वो जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए क्षार कहलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सभी धातु ऑक्साइड घुलनशील व अघुलनशील सभी धातु हाइड्रोक्साइड आदि को एक सामान्य नाम क्षारक दिया गया है। अर्थात सभी क्षार क्षारक है, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्योंकि जो आपके क्षार हैं वह घुलनशील और अघुलनशील दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो आपके क्षारक होते हैं वह हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्षार आपके हम हमेशा घुलनशील होते हैं तथा क्षारक आपके घुलनशील व अघुलनशील दोनों हो सकते हैं। प्रबल व दुर्बल क्षार अम्लों की भांति क्षारक भी प्रबल एवं दुर्बल होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, जबकि कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड आदि दुर्बल क्षारक हैं। आगे देखते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या है? इसके अंतर्गत क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके इसकी अम्लता को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा ऐसी अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में लवण व जल का निर्माण होता है। यानी कि क्षार और अम्ल मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित रासायनिक रूप से दिखाई गई है। हमारा अम्ल तथा क्षार मिलकर सोडियम क्लोराइड एक लवण बनाता है तथा जल के रूप में बाहर निकल जाता है। आगे चलते हैं। उदासीन ऑक्साइड। जल भी हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। जब अधात्विक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो जल बनता है। लाल व नीले लिटमस पेपर पर जल की कोई क्रिया नहीं होती, अतः जल न तो अम्लीय होता है और न जल क्षारीय होता है। जल एक उदासीन ऑक्साइड है। आगे देखते हैं। क्षार व क्षारकों के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में क्षार तथा क्षारकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रेयन, रेशा, साबुन तथा कागज आदि बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसका तनु विलयन चूने का पानी कहलाता है। चूने का पानी का उपयोग घरों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। कुछ क्षारक जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए प्रति अम्ल का कार्य भी करते हैं। आगे देखते हैं लवण। तो लवण क्या है? अभी हमने देखा क्षार तथा अम्लों की क्रिया से लवण बनाए जाते हैं, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। इसके अंतर्गत जब किसी अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु किसी धातु से विस्थापित होता है तो जो यौगिक बनता है वही लवण कहलाता है। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण बनाया और जल हमारा बाहर विस्थापित हो गया। लवणों के गुण। लवण विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं तथा इनको गुणों को निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। ये अधिकांश उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले ठोस हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है।
जल योजित लवण कुछ लवणों के क्रिस्टलों के साथ जल के कुछ बड़े अणु जुड़े रहते हैं जो इन क्रिस्टलों को विशेष प्रकार की आकृति तथा रंग प्रदान करते हैं। ऐसे लवण जल योजित लवण कहलाते हैं। गर्म करने पर ये लवण जल का भाग खो देते हैं तथा फिर से चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे अनाद्र लवण भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉपर सल्फेट एक जल योजित लवण है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे जल भी इसके साथ शामिल है। इसको गर्म किया तो यह CuSO4 कॉपर सल्फेट में ही रह गया और यहाँ से जल बाहर विस्थापित हो गया। आगे चलते हैं, लवणों का वर्गीकरण। तो जलीय विलयन के अनुसार लवण अम्लीय, क्षारीय व उदासीन लवण के रूप में होते हैं। उदासीन लवण, इनका निर्माण प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि ये आपका एक प्रबल अम्ल है और ये आपका एक प्रबल क्षार है, दोनों ने मिलकर एक उदासीन लवण बनाया तथा जल बाहर निकल गया। इस प्रकार अम्लीय लवण, इनका निर्माण किसी प्रबल अम्ल तथा किसी दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद होता है। उदाहरण है आपका HCl, आपका एक प्रबल अम्ल है तथा NH4OH आपका एक दुर्बल क्षार है, जो कि आपस में क्रिया करके अम्लीय लवण बनाता है और जल को बाहर विस्थापित कर देता है। आगे देखते हैं, क्षारीय लवण, इनका निर्माण किसी दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब इस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है तो यह क्षारीय लवण बनाता है। आगे देखते हैं बेटा, इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, तो चलिए इनके ऊपर नजर डालते हैं। लगभग सभी धातुएं तथा अधातुएं ऑक्सीजन में गर्म करने पर उसके संयोग से ऑक्साइड बनाती हैं। जब अधातुओं के ऑक्साइड का जल के साथ विलयन बनाया जाता है तब अम्ल का निर्माण होता है। धातुओं के वो ऑक्साइड जो जल में विलय हैं क्षार कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल तथा क्षार एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा बनते हैं लवण कहलाते हैं। आगे चलते हैं बेटा, इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए बेटा, इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। तो बेटा, इसका प्रश्न का है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न का नंबर 1 है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? जिंक, कैल्शियम, सल्फर तथा सोडियम। तो बेटा इसका उत्तर है सी, सल्फर। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं? क्षार। आगे देखते हैं, संतरे, अंगूर, नींबू और सेबों में पाया जाता है। तो संतरे, अंगूर, नींबू और सेबों में अम्ल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न खा, किसी पदार्थ के अम्ल अथवा क्षार होने की पहचान लिटमस पेपर के रंग का अध्ययन करके की जा सकती है। लिटमस पेपर। तो आगे चलते हैं, किसी भी पदार्थ के अम्लीय व्यवहार के लिए उसमें हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग डैश चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो बेटा आपका नंबर 4 है, जिंक तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? तो जब जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की जाती है तो यह जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 5। कार्बोलिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? यह सोडियम फिनोक्साइड तथा जल बनाते हैं। सोडियम फिनोक्साइड तथा जल बनाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न गा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl तथा नाइट्रिक अम्ल है आपका HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका H2SO4 और एसिटिक अम्ल है आपका CH2COOH तथा फॉर्मिक अम्ल है आपका HCOOH। आगे देखते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल तथा क्षार, अम्लीय लवण तथा क्षारीय लवण, उदासीन लवण तथा क्षारीय लवण, क्षार तथा क्षारक। इनको मैं आपको अभी पहले अच्छे से समझा चुकी हूँ, बाकी आप इनको स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक का उपयोग बताइए। तो इनके उपयोग क्या हैं ये भी हमने पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बाकी इन्हें आप कर कर सीखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रसायन उद्यानों में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं? कपड़े धोने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? धातु से जंग हटाने में। तथा चूने के पानी का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान करने में करते हैं। CO2 गैस की पहचान करने में करते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे दिए कट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा क्रियाकलाप तो बेटा इन्हें आप स्वयं के द्वारा घर पर ही करेंगे। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।